तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि वर्ल्ड बैंक का है। आपको जैसा कि पता है कि वर्ल्ड बैंक ही वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये बोला था कि डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर गुड गवर्नेंस, सॉरी, जो गवर्नेंस का दायरा है उसको चेंज करके उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाकर गुड गवर्नेंस का दायरा इंट्रोड्यूस करा जाए। वहाँ पर ये डिपेंड करता है ये सब चीज़ें कि किस प्रकार की सरकार है, यानी कि पार्टिसिपेट ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हो, और कैसे देश के सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैनेज करा जाए। राइट, ये वाली बात श्रेया बताओ वर्ल्ड बैंक ने कब कही थी सबसे पहले? 1989 में। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का पूरा ये जो दायरा है 1980s और 1990s में ही आया है ना। एंड इट इज कंसर्न मेनली विच टाइप ऑफ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट। जैसा कि राइटर भी यहाँ पर खुद बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा है गवर्नेंस को कि गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है और गवर्नेंस ऐसे इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है बाय विच अथॉरिटी इन अ कंट्री इज एक्सरसाइज्ड। तो गवर्नेंस बेसिकली है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सरकारों को सिलेक्ट करा जाता है, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है, उनको मॉनिटर करा जाता है और उनको रिप्लेस करा जाता है। यानी कि सरकार की जवाबदेही हर एक स्टेप पर तय है, और सरकार अगर उस जवाबदेही को, उस जिम्मेदारी को ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने के दायरे को मना कर दे तो उनका जो खात्मा है वो निश्चित है जनता के हाथों। राइट, तो बेसिकली गवर्नेंस और क्या है? इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ताकि वो रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सके एफिशिएंट तरीके से। एंड टू मैनेज, यहाँ पर रिसोर्सेज ना लिखकर मैं एक वर्ड लिखूंगा, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, उसको अच्छे से मैनेज करे सरकार। एंड टू फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स गुड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस इज ऑल्सो अबाउट कि सरकार जो है वो रिस्पेक्ट करे सिटीजन्स के राइट्स की, उनके बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे। गवर्नेंस इज द रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स एंड द स्टेट फॉर द इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेक्शंस अमंग देम। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर जानते हैं, ये देख रहे हो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट है ये। तो गवर्नेंस को हमने 3 दायरों के अंदर समझा। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम सरकारों को चुनते हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं, उनको रिप्लेस भी करते हैं। सरकार की कैपेसिटी कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करें, लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं और उनको एलोकेट करें। तीसरी चीज़ कि गवर्नेंस इज ऑल्सो अबाउट रिस्पेक्टिंग द नीड्स ऑफ द पीपल, रिस्पेक्टिंग द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर के उन स्टेट इंस्टीट्यूशंस में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि इकोनॉमिक और सोशल, मतलब बेसिकली स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बीच में इकोनॉमिक और सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए और कैसे सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करा जाए। क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है बेसिकली बात भी यही करता है, जैसे कि हमने स्टडी आईक्यू की बुक में देखा था कि कैसे सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करा जा सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ गवर्नेंस इश्यूज जानते हैं, उनके अंदर कॉम्पोनेंट जानते हैं और उसके इंडिकेटर जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने बैठे हुए वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो हमें इंडिकेटर्स पहले जानने पड़ेंगे, लेकिन ये है क्या? गवर्नेंस इश्यूज। गवर्नेंस इशू में अगर सबसे पहला इशू हम पकड़े तो वो क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सरकार जो है वो चुनी जा रही है, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनको रिप्लेस करा जा रहा है। और यहाँ पर गवर्नेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? जनता की आवाज़ और जनता का सरकार को अकाउंटेबल ठहराना, और जनता की वजह से देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल होना। इंडिकेटर्स के क्या है? सरकारों को अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी है तो ये डिपेंड करता है कि किस हद तक जनता को कॉन्फिडेंस पे लेकर सरकार काम कर रही है, पार्टिसिपेशन कितना है, लोगों को उनके मौलिक अधिकार, उनके दूसरे जो अधिकार है वो कितने दिए जा रहे हैं, लाइक सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम एक्सेट्रा। और
सरकार एक चीज के ऊपर टिकी टिकी हुई है। अगर सरकार कुछ भी, आई रिपीट, अगर सरकार कुछ भी देश के संविधान के दायरे के बाहर जाकर अगर काम करने की कोशिश करती है, कुछ भी ऐसा स्टेप लेती है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, तो वो उसकी पावर जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। परसेप्शंस दैट गवर्नमेंट इन पावर विल बी डिस्टेबलाइज बाय पॉसिबल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। उसके बाद और क्या गवर्नेंस इशू है? कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इफेक्टिवली फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट पॉलिसीज। ये जो हम पढ़ रहे थे ना, इसको इशू ही कहा, इसको इशू समझा जा रहा है। इस इशूज में बेसिकली हम कुछ कंपोनेंट्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके, और इशारे जान रहे हैं कि उसको जानने का तरीका क्या है। तो कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट के वो इफेक्टिव तरीके से कैसे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सके और लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से। ये चीज़ अगर सरकार करती है तो ये गवर्नेंस इफेक्टिवनेस को दिखाता है, सरकार की एफिशिएंसी को भी दिखाता है। और इसके लिए एक रेगुलेटरी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे पास, एक रेगुलेटरी चेक होना चाहिए। बेसिकली हमारे पास ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि ये चीज़ देख सके, जैसे कि देश का पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, सरकार ने एक साल के अंदर कहाँ कहाँ खर्चा करा, श्रेय इसके लिए एक रेगुलेटरी और एक ऑडिटिंग मैकेनिज्म कौन देता है जनता को? वेरी गुड, कैग की रिपोर्ट, शाबाश। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिकेटर्स इसके जाने अगर हम लोग, परसेप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोविजन, क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कमिटमेंट टू पॉलिसीज। यानी कि यहाँ पर जनरली जो बात करी जा रही है ना, ये इफेक्टिव तरीके से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने की, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम तो जैसा कि आप जानते हो किसका होता है? ब्यूरोक्रेट्स का। सिविल सर्वेंट्स का। तो यहां पर बेसिकली हमें पब्लिक सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ब्यूरोक्रेसी की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, सिविल सर्विस को कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है, और सिविल सर्विस को इंडिपेंडेंट भी रखना है हमें, कि कोई सा भी पॉलिटिकल प्रेशर उनको तोड़ ना सके, उनको हिला ना सके। ठीक है, और यहां पर यह भी देखा जाएगा कि सरकार ने जो वादे करे थे, जो भी पॉलिसीज वगैरह लॉन्च करी थी, क्या सरकार उनसे कमिटेड है या फिर सरकार उन वादों को भूल गई है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हमें दिखा सकते हैं कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से पॉलिसीज लेकर आएगी। लाइक सरकार की मार्केट को कंट्रोल करने से रिलेटेड अनफ्रेंडली पॉलिसीज लाइक प्राइस कंट्रोल, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा दबाव के अंदर तब महसूस करती है जब देश के अंदर क्या बढ़ता है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज। कुल मिलाकर महंगाई जब मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर चलती है और लोगों की इनकम वहीं के वहीं रह जाती है। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स एंड द स्टेट फॉर इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेक्शंस अमंग देम। अब इसके लिए जनता जो है बेसिकली मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट होना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट होना, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेक्शन जनता के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में बड़े रहना, कोई फासला नहीं होना, गैप नहीं होना। तो ये चीज़ कैसे देखी जा सकती है? थ्रू रूल ऑफ लॉ और करप्शन को कंट्रोल करके। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? सक्सेस ऑफ द सोसाइटी इन डेवलपिंग एन एनवायरमेंट जो कि फेयर हो और प्रेडिक्टेबल रूल्स हो वहाँ पर, विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेक्शन। Perceptions of the incidence of crime, effectiveness and predictability of judiciary and enforceability of contracts, and perceptions of corruption। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इंडिकेटर्स हैं तीसरे वाले के, रिस्पेक्ट फॉर सिटीजन द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि उनके अंदर सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज को जनता की और सरकार के बीच में गवर्न करें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली परसेप्शंस की। किन किन चीज़ों के परसेप्शंस? कि समाज में क्या एक ऐसा वातावरण, एक पूरे का पूरा माहौल बन पाएगा क्या जहाँ पर फेयर और प्रेडिक्टेबल रूल्स हो। एक ऐसा परसेप्शन जहाँ पर क्राइम की घटनाएं कितनी होती है, करप्शन की घटनाएं होती है, उसके बारे में पता लगा जा सके। और जुडिशरी ऐसे समाज के अंदर कितनी इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एनफोर्सेबिलिटी कैसे चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर सरकार ने कुछ वादे करे हैं या फिर जनता से कुछ वादे करे गए हैं, जनता को किसी चीज़ के अंदर एनरोल करा गया है, तो वो सब चीज़ें
किस हद तक और कितने हद तक चलेंगी और कब तक चलेंगी। अब हम वर्ल्ड बैंक की इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट बाय वर्ल्ड बैंक। ये रैंक करता है मोर देन 200 कंट्रीज को ऑन 6 की इंडिकेटर्स ऑफ गवर्नेंस। अब ये 6 इंडिकेटर्स क्या है? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। तो वर्ल्ड बैंक जो है 200 से ज़्यादा कंट्रीज को रैंक करता है। उसके गवर्नेंस के इंडिकेटर्स क्या है? यानी कि श्रेया देख रहे हो उसको, 1989 के अंदर जब मयूर वर्ल्ड बैंक ने कंसेप्ट दिया था ना ये, कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो गवर्नेंस होना चाहिए और उसका दायरा चेंज होकर गुड गवर्नेंस होना चाहिए। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ना 6 इंडिकेटर्स की बात कर रहा था शुरू से, ठीक है। और आज के समय में सिलसिला ऐसा है श्रेया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज को रैंक करा जाता है, ठीक है, इन 6 इंडिकेटर्स के बेसिस पर कि वहाँ पर गवर्नेंस सिस्टम कैसा चल रहा है। और वो क्या क्या है? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सरकार की और जनता की वॉइस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन अ कंट्री, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड करप्शन के ऊपर कंट्रोल। ये जो एग्रीगेट इंडिकेटर्स हैं, दे कंबाइन द व्यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज सिटीजंस एंड एक्सपर्ट सर्वे रेस्पोंडेंट्स इन इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये देखा जाता है कि गवर्नेंस का जो दायरा है वो सिर्फ गवर्नेंस के दायरे के अंदर सीमित होकर न रह जाए, वहाँ पर वो कन्वर्ट होके बदले गुड गवर्नेंस के अंदर। और बेसिकली ये जो चीज़ है जो कि यहाँ से यहाँ जाएगी, इसी को बोला जाएगा रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस, ठीक है। भारत के अंदर एक बार के लिए हम जानते हैं कि भारत के अंदर गवर्नेंस सिस्टम कैसा है। गवर्नेंस सिस्टम कैसा है? तो डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, इसने एक बारी रिपोर्ट निकाली थी अपनी, स्टेट ऑफ गवर्नेंस, अ फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट, अ फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट। इसने बेसिकली बोला था भारत के अंदर गवर्नेंस को हम लोग ना 5 डायमेंशंस में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसका स्टेट ऑफ गवर्नेंस अ फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट एक रिपोर्ट थी जो कि निकाली थी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने, DARPG ने। उसने बोला था भारत के अंदर गवर्नेंस के 5 पहलू हैं। एक है गवर्नेंस का डायमेंशन पॉलिटिकल गवर्नेंस, दूसरा लीगल एंड जुडिशियल गवर्नेंस, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, चौथा इकोनॉमिक और पांचवा सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है? ये सबसे एसेंशियल डायमेंशन है गवर्नेंस का, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि देश के अंदर क्वालिटी क्या है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन की। लोग इलेक्शंस के अंदर अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, खुद जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो राइट टू कंटेस्ट कितना अवेलेबल है। अब राइट टू कंटेस्ट के अंदर ना 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं चुनाव लड़ते हुए। पर्सन विद मनी एंड मसल पावर। क्या सिर्फ ऐसे लोग तो प्रशासन का पार्ट नहीं बन रहे हैं? नॉट प्रशासन पर्टिकुलरली, लेकिन ऐसे लोग क्या सरकार तो नहीं बना रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंटिंग द पीपल, यूज एंड अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। जो सरकारी अधिकारी जो बन चुके, सॉरी, जो सरकार चलाते हुए जो सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को कैसे यूज कर रहे हैं, उसको कैसे मिस यूज कर रहे हैं। पावर जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जा भी रही है कि नहीं जा रही है, और लोगों का विश्वास कितना है देश के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो पॉलिटिकल डायमेंशन के 4 फर्दर की कंपोनेंट्स होते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइज, लेकिन इस फ्रेंचाइज के अंदर बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो ये चीज़ होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और जेंडर पैरिटी स्टेटस, मेल और फीमेल्स का राइट, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल एंड कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनका बेसिकली बैकग्राउंड। और आपको पता है ना, चुनाव लड़ते हुए ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करवानी पड़ती हैं। मैं किसी लेक्चर में, श्रेया मैं बता रहा था ना वो, कि जैसे अमित शाह की प्रोफाइल दिखा रहा था मैं आपको, उन्होंने कितने शेयर खरीदे हुए हैं, अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी कितनी है, गहने कितने, ज्वेलरी कितनी है, चुनाव लड़ने से पहले कितने कोर्ट में कैसे चल रहे हैं, है ना, क्या बैंक में कौन कौन सा लोन चल रहा है, ये सारी डिटेल भर भर के कितनी ज़्यादा देनी पड़ती है उनको। एक वीडियो के अंदर दिखाया था ना मैंने उनका वो चिट्ठा पूरा, नामांकन जो पॉलिटिकल मतलब जो एक भरना पड़ता है, मतलब वो इलेक्शन लड़ने से पहले, कंटेस्ट करने से पहले। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉज ही वो चीज़ होंगे जो कि सिटीजन्स की लाइफ को इफेक्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, पावर जो है वो अगर टॉप से आ रही है तो वो एटलीस्ट इस अप्रोच को तो अपनाए, टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन होना वैसे क्या चाहिए, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। उसके बाद लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस, ये जो डायमेंशन है ये मेजर करता है कि स्टेट की, नेशनल स्टेट की कितनी पावर है, और वो पावर क्या वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर एंजॉय कर रही है कि नहीं सरकार। ऑल्सो इट्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सेफ गार्ड ह्यूमन राइट्स एंड टू एनेबल एक्सेस टू डिलीवरी ऑफ जस्टिस। अब इसके अंदर बेसिकली होना क्या चाहिए, कोई भी जो पर्सन है ऐसा ना हो कि करोड़ों का भला करने के लिए कुछ हजारों की बलि देती। कहने का मतलब ये है, एक रेलवे प्रोजेक्ट की, जैसे मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, सरकार हमेशा रीजन ये देती है कि इससे कितने लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का भला होगा, लेकिन जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको रिहेबिलिटेट नहीं करवाया जा रहा, उनका क्या। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सरकार को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा काम लॉ मेकिंग का है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम है, लेकिन तुम जो है संविधान के दायरे में रहकर तुम्हें ये कानून बनाना पड़ेगा। अगर तुमने संविधान के दायरे को, इस लक्ष्मण रेखा को अगर क्रॉस करा, तो यहाँ पर बैठा है तुम्हारा बाप जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंट है, फ्री है और फेयर मैनर में काम करेगा। अगर वो देखेगा ये तुम्हारा जो कानून है ये इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज को, इमीडिएटली वो उसे क्या डिक्लेयर कर देगा, नल एंड वॉइड, और वो लॉ इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो इट हैज़ 4 बेसिक कंपोनेंट्स: लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, safeguard of basic rights, especially human rights, police administration or citizen friendliness of the police. Police is meant for the welfare and service of people and access to justice and judicial accountability, सबको न्याय मिले। ठीक है। और जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी तय हो। ठीक है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंट तो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो इंटरडिपेंडेंट भी है। देयर इज डेफिनेटली सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट, लेकिन क्रॉस चेकिंग द पावर डायमेंशन का कंसेप्ट भी है, ताकि एक दूसरे को ये ऑर्गन्स
अकाउंटेबल ठहरा सकें। उसके बाद गवर्नेंस का जो डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन हो गया। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन की। ये जो डायमेंशन है ये डिटरमाइन करता है द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर बेसिक सर्विसेज टू सिटीजन्स बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग ह्यूमन and financial resources. It also includes performance of state on vigilance and anti-corruption matters. निगरानी रखे सरकार, करप्शन को ना बढ़ने दे, रिस्पॉन्सिव रहे और ट्रांसपेरेंट वे में वर्क करे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है सरकार का वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 1, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करे, स्टेट की विजिलेंस होनी चाहिए, एंटी करप्शन मैटर्स पर सरकार रिस्पॉन्सिव हो, ट्रांसपेरेंट हो। अब इसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सिटीजन इंटरफेस एंड एंगेजमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होनी चाहिए, ह्यूमन फाइनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करा जाए, बेसिक सर्विस डिलीवरी लोगों के तक पहुंचनी चाहिए, एंड करप्शन कितना है उसके ऊपर निगरानी कितनी रखी जा रही है, लॉज को इन्फोर्स कितना करा जा रहा है ताकि करप्शन जो है वो खत्म हो। फिर जो है इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। जो इकोनॉमिक डायमेंशन है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करे और एक ऐसा टू क्रिएट कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर इकोनॉमिक क्लाइमेट नहीं यार कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, क्लाइमेट क्या होता है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, अच्छा सिस्टम क्रिएट करे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अलग अलग सेक्टर्स की अच्छे से हो सके। इकोनॉमिक डायमेंशन आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की बात होगी। एक तो इकोनॉमिक गवर्नेंस बेसिकली कैसे दिखती है कि स्टेट कितना सपोर्ट कर रही है प्राइमरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को। हम यहाँ पर ऐसा कोई बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना सपोर्ट कर रही है सरकार, इसी से इकोनॉमिक गवर्नेंस दिखेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर। लेकिन दिक्कत की वाली बात क्या है, सरकार यहाँ पर क्यों देखेगी, यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी रुचि रखते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग एंगेज्ड है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात यह है कि ये वाला सेक्टर इतने सारे लोगों के इन्वॉल्व होने के बावजूद भी सिर्फ 18 से 20% की जीडीपी ही जनरेट करके दे पा रहा है, राइट। तो ये इसके ना 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक फिस्कल गवर्नेंस, सरकार अपने पैसे को कैसे खर्च करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेसेस को ग्रोथ का, लिबर्टी का माहौल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, और प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर देखो प्राइमरी सेक्टर इज नॉट ओनली अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट, आपने पढ़ा होगा जैसे ज्योग्राफी के बुक्स में एग्रीकल्चर एक ये आ जाता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। जो सोशल डायमेंशन है गवर्नेंस की ये बेसिकली में दिखाता है कि स्टेट की एबिलिटी कितनी है टू टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये गवर्नेंस को असेस करता है बाय एग्जामिनिंग द रोल एंड द क्वालिटी ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है एज अ सेपरेट कंपोनेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस इन गवर्नेंस के। जैसा कि हम बात कर रहे थे, सरकार लिमिटेड रिसोर्सेज को वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक या अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाना चाह रही है, लेकिन क्या उन सब चीज़ों में, उन सर्विस डिलीवरी में पर्यावरण का ख्याल रखा जा रहा है क्या। तो ये जो डायमेंशन है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड वल्नरेबल, सिविल सोसाइटी का रोल और मीडिया का रोल, और इन्वायरमेंट को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करा जा रहा है। इसलिए हम लोग एक वर्ड भी, एक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे एक वर्ड के ऊपर, इन्वायरमेंटल एथिक्स, जीएस पेपर 4 में, जो कि जिसका लिंक जीएस पेपर 2 से भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एथिकल एथिक्स बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर कि पॉलिटिकल डायमेंशन बेसिकली इसका क्या है कि लोग चुनाव में कितना खड़े हो पा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और प्लेयर्स कैसा रोल निभा रहे हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी को कोई यूज़ या मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, और लोगों का विश्वास कितना पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। ये तो हो गया पॉलिटिकल डायमेंशन। लीगल एंड जुडिशल डायमेंशन के अंदर हमने देखा
कि स्टेट की एबिलिटी क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर किस हद तक मेंटेन करके रख सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन राइट्स को कैसे सेफगार्ड करा जाए और कैसे जस्टिस डिलीवरी हो सकती है। सोशल डायमेंशन जो है गवर्नेंस का, उसके अंदर हमने देखा स्टेट की क्या क्षमता है, क्या काबिलियत है कि कैसे वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ख्याल रखे, उसका रोल क्या है इन द क्वालिटी रोल एंड क्वालिटी ऑफ द सिविल सोसाइटी इन द मीडिया एंड द एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, इसलिए इसको सोशल एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस का दायरा भी कहा जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करें कि कैसे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करे स्टेट बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए, सारे सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर हो। ठीक है, ताकि एकदम से प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट ना करें, लोगों का एकदम से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करा जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है गवर्नेंस है वो क्या है, स्टेट की एबिलिटी कि वो कैसे अपने ह्यूमन फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स को मेंटेन कर सके और बेसिक सर्विसेज जो है पब्लिक को डिलीवर कर सके। ठीक है, तो इस डिस्कशन के अंदर दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।